हेलो, मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूं एजुकेशन जोन साइंस कोचिंग में। फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। इसमें जो है विद्युत धारा के बारे में जान गए थे, फिर धारा घनत्व के बारे में जाने थे, फिर अनुगमन वेग के बारे में जाने थे। आज के वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा माध्य मुक्त पथ यानी मीन फ्री पाथ, इसके बाद जो है श्रांति काल टाइम ऑफ रिलैक्सन, इसके बारे में बताया जाएगा। तो इसको जो है पहले समझते हैं कि वास्तव में ये होता क्या है। तो जैसे बताया जा चुका है कि कोई भी चालक, कोई भी कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर से विद्युत धारा का चालन होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो यहाँ पे इस कंडक्टर में जो है बहुत सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि आपको कोई लोहा का टुकड़ा मिला, जैसे ये मान लेते हैं, ऐसा मान रहे हैं ये एक लोहा का टुकड़ा है। अगर आपसे बोला जाए क्या इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे निश्चित रूप से बताएंगे कि इसके अंदर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाद बोला जाएगा क्या इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो गति कर रहा है कि नहीं गति कर रहा है। इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो भी गति कर रहा है, ध्यान से समझना इसको। जैसे यहाँ पे ये लोहा का टुकड़ा है, इस लोहा के टुकड़ा में मुक्त इलेक्ट्रॉन है और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति भी कर रहा है। फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आप तो बताए थे कि विद्युत धारा मतलब हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी आवेश का प्रवाह जो है, इसी को विद्युत धारा कहते हैं। फिर इस लोहा के टुकड़ा को अगर हम छुएंगे, जमीन पे कोई लोहा का टुकड़ा मिला, उसको अगर हम छुए तो उसमें करंट काहे नहीं लगा, उसमें जो विद्युत धारा का झटका का अनुभव क्यों नहीं हुआ। तो इसी फैक्ट को समझना है कि वास्तव में क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई लोहा का टुकड़ा है, तो इस लोहा के टुकड़ा में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति भी कर रहा है, लेकिन इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है वो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति नहीं करता है, अर्थात वो जो है चारों तरफ, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पे भी चारों तरफ गति करता है। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा देखिए। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे चालक है, कंडक्टर है, यहाँ पे ऐसा मान रहे कि ये एल्यूमिनियम का टुकड़ा है, हमारे पास जो है एल्यूमिनियम का टुकड़ा है। तो एल्यूमिनियम का जो टुकड़ा है, यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है। तो यहाँ पे इसके बाह्यतम कक्षा में, बाहरी कक्षा में देखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन है। यानी एल्यूमिनियम का जो टुकड़ा है, इसके अंदर एल्यूमिनियम का जो कण है, जितना भी कण होगा सभी कण में 3-3 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहरी कक्षा में रहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन जो हमेशा मूव करते रहता है। कहने का अर्थ हुआ जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का कण, बहुत सारा कण है यहाँ पे एल्यूमिनियम का। अगर ये बहुत बड़ा सा एल्यूमिनियम का टुकड़ा है तो इसके अंदर बहुत सारा एल्यूमिनियम का कण होगा, छोटा छोटा कण होगा। तो एल्यूमिनियम का जो कण है सभी के पास 3 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, और यही 3 इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ मूव करते रहता है। इसका भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इसके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है ये सब भी आगे पीछे ऊपर नीचे जहां मन होगा वहां पे मूव करते रहेगा। फिर यही इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से बाहर निकल गया, मूव कर गया, तो इसी कारण जो है ये एल्यूमिनियम पे जो है +3 चार्ज यानी आयन के रूप में ये जो है आ जाता है। जैसे इसका इलेक्ट्रॉन बाहर मूव किया, एल्यूमिनियम के एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर मूव किया, तो यहाँ पे ये आयन हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी चालक है तो इस चालक के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है, ऋण आवेश रहता है। तो किसी भी चालक के अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करते रहता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, और यहाँ पे जो आवेश है प्लस चार्ज, ये जो है प्लस चार्ज जो है ये आयन के रूप में रहता है। तो इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश है, जिसके कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो है इस चालक के टुकड़ा को उदासीन बनाए रखता है। यहाँ पे जो चालक का टुकड़ा है उसको क्या करता है, उदासीन बनाए रखता है।
तो यहाँ पे करंट किस कंडीशन में फ्लो होगा? तो जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया, कुछ यहाँ पे मूव कर गया, कुछ इधर मूव कर गया, यानी आपस में ये इलेक्ट्रॉन जो है टकराते रहता है, आगे पीछे भागते रहता है, कुछ इधर आया, यानी ये इलेक्ट्रॉन का दिशा जो है कोई डिफिनिट नहीं होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पर भी क्या करता है? मूव करते रहता है, भागते रहता है। और जब किसी चालक के अंदर का जो कण है, चार्ज पार्टिकल है, वो सभी चार्ज पार्टिकल एक ही दिशा में मूव करने लगे। एक ही दिशा कहने का मतलब जैसे यहाँ पे जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो सब एक ही दिशा में मूव करने लगे, पॉजिटिव कण है वो सब एक ही दिशा में मूव करने लगे, तो यहाँ जो है यहाँ पे करंट उत्पन्न हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे इस चालक को छुएंगे तो हमको बहुत तेज का झटका लगेगा, जैसा कि बहुत सारे व्यक्ति जो हैं करंट का अनुभव कर भी चुके हैं। तो करंट ध्यान रखना है, तभी फ्लो करेगा, तभी हमको करंट का एहसास होगा जब इसके अंतर्गत सभी कण एक ही दिशा में मूव करने लगे। जैसे माइनस चार्ज जितना है वो सब जान रहे हैं कि विद्युत धारा का दिशा इलेक्ट्रॉन जिधर मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और पॉजिटिव कण जिधर मूव कर रहा है, धन आवेश जिधर मूव कर रहा है उसी के डायरेक्शन में विद्युत धारा का दिशा होता है। जो सारा बात जो है विद्युत धारा के गुण में आप लोग को बताया गया है। तो यहाँ पे इस जगह हम लोग को वास्तव में समझना क्या है? इस जगह यही समझना है कि माध्य मुक्त पथ क्या होता है। माध्य मुक्त पथ क्या होता है? तो यहाँ पे जैसा कि माध्य मुक्त पथ क्या हुआ कि जैसा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हम लोग को पता चल गया। तो मूव कर रहा है तो यहाँ पे जब मूव करेगा तो मूव करते करते इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे से टकरा जाता है, संघात करता है, टक्कर होता है। तो यहाँ पे जो तय किया गया दूरी है वही दूरी इलेक्ट्रॉन जैसे मूव किया और टक्कर हुआ, तो यहाँ पे जो दूरी तय किया वही दूरी जो होता है माध्य मुक्त पथ होता है। जैसा कि परिभाषा में है, धातु के अंदर कोई भी चालक है, धातु है, मेटल है, धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो जान चुके हैं कि एल्यूमिनियम के पास अगर टोटल 13 इलेक्ट्रॉन है जिसमें 3 वो इलेक्ट्रॉन जो वो फ्री है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के स्थिर आयनों या परमाणुओं से हुई दो क्रमागत टक्कर हो। जैसे यहाँ पे कण है वो स्थिर है और स्थिर होने का जैसे मूव कर रहा है, तो जो यहाँ पे टक्कर हुआ, टक्कर के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी, ये जो टक्कर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इस इलेक्ट्रॉन के बीच जो तय किया गया दूरी है, इसी दूरी को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य पथ कहेंगे। तो यहाँ पे उम्मीद रखते हैं कि माध्य मुक्त पथ जो है वो समझ में आ गया होगा। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो टक्कर करता है, टक्कर करने के बाद जो दूरी तय किया जाता है इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मुक्त पथ कहेंगे, इलेक्ट्रॉन का माध्य पथ कहेंगे। इस तरह से यहाँ पे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का माध्य पथ, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम माध्य मुक्त पथ कहलाता है, ये आ गया। और ये माध्य पथ को जो है हम लोग लैम्डा द्वारा सूचित करते हैं। माध्य पथ को, माध्य मुक्त पथ को किससे सूचित करेंगे? लैम्डा द्वारा सूचित करेंगे। यहाँ पे जो माध्य पथ है, माध्य मुक्त पथ है, इसको जो है हम लोग दूसरे भाषा में बोल सकते हैं। दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं? दूसरा भाषा में हम लोग बोल सकते हैं दो क्रमागत संघातों के बीच इलेक्ट्रॉन के द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है उसके द्वारा तय की गई दूरी। यहाँ पे क्रमागत लगातार जो संघात हुआ उसके बीच, यहाँ पे वही चीज है कि दो क्रमागत टक्करों के बीच, टक्कर यानी संघात भी इसको बोला जाता है। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा जो तय किया गया दूरी है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहेंगे। शॉर्ट में याद रखना है, सरल भाषा में याद रखना है, तो यहाँ पे अथवा में लिख सकते हैं दो क्रमागत संघातों के बीच
इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त पथ कहते हैं। यहाँ पे जो है सिंपल रूप से शॉर्ट में ये भी याद रख सकते हैं, दो क्रमागत संघातों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की गई दूरी को ही माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तो ये जो है माध्य मुक्त पथ जो है ये समझ में आ गया। इसी में एक आता है श्रांति काल, टाइम ऑफ रिलैक्सन। तो टाइम ऑफ रिलैक्सन क्या होगा, यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रॉन जो तय किया गया दूरी है इसको हम लोग क्या कहेंगे, माध्य मुक्त पथ कहेंगे। और ये जो दूरी तय हुआ, इस दूरी को तय करने में जो समय लगा, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे टक्कर के बाद जो दूरी तय हुआ, उस दूरी को तो समझ में आ गया माध्य मुक्त पथ, और इस दूरी को तय करने में जो समय लगा उसी समय को हम लोग कहेंगे श्रांति काल, टाइम ऑफ रिलैक्सन। तो सेम यही चीज है, जो समय लगा उसी को क्या कहेंगे, श्रांति काल कहेंगे। तो यहाँ पे अब जो है इसको कॉपी कर लीजिए, इसके वजह श्रांति काल हेडिंग बना देते हैं। श्रांति काल, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, टाइम ऑफ रिलैक्सन। तो यहाँ पे भी इसका दोनों परिभाषा बोल सकते हैं। यहाँ पे परिभाषा क्या आएगा, सेम यही चीज, केवल यहाँ पे जो दूरी तय किया गया वो हो गया माध्य मुक्त पथ, और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो समय लगा, जो औसत समय लगा, उसी को हम लोग कहेंगे श्रांति काल। तो इसका एक परिभाषा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, धातु के अंदर, धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धातु के स्थिर आयनों, धातु के स्थिर आयनों, जिसको हम लोग परमाणु बोलेंगे। आयन यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद जो होता है वो आयन, और इलेक्ट्रॉन कौन त्यागता है, उसके अंदर जो परमाणु है वही हो जाएगा आयनों, इसको हम परमाणु बोल सकते हैं। से हुई दो क्रमागत टक्करों, दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा औसत समय मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल कहलाता है। इसी का जो है अथवा करके दूसरा भी परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं, सेम इसी तरह से, दो क्रमागत संघातों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगा औसत समय, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अथवा में, दो क्रमागत संघातों के बीच दो क्रमागत संघातों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगा औसत समय
क्रांतिकाल कहलाता है। क्रांतिकाल कहलाता है। यहाँ पे माध्य मुक्त पथ को हम लोग लैम्डा द्वारा सूचित किए हैं, लेकिन इसे जो है टॉर्क बोल सकते हैं इस तरह से, या इसी को जो है इस तरह से भी लिखा जा सकता है टॉर्क, इसे टॉर्क जिसको हम लोग टाउ बोलते हैं से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। तो इसको जो है यहाँ तक दोनों परिभाषा आ गया समझ में। इस परिभाषा को नोट कीजिए, बोर्ड को हम मिटा रहे हैं। यहाँ तक समझ गए। क्रांतिकाल, क्रांतिकाल मतलब हो गया दो क्रमागत संघात के बीच लगा औसत समय, यही क्या होता है, क्रांतिकाल होता है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो है हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, माना चालक के अंदर n क्रमागत संघात, चालक के अंदर n क्रमागत संघात में लगा समय क्रमशः T1, T2, Tn हो तो, यानी n क्रमागत संघात है जिसमें टाइम जो है T1, T2, T3, T4 इस तरह से Tn तक लग रहा है। तो यहाँ पे क्रांतिकाल जो हो जाएगा वो हो जाएगा T1 प्लस T2, फिर यहाँ पे प्लस डॉट डॉट प्लस Tn, अब बट्टा में n, जितना संघात होगा यही आ जाएगा क्रांतिकाल। तो यहाँ पे ये क्या है, क्रांतिकाल है, टाइम ऑफ रिलेक्शन है, क्रांतिकाल हो गया। तो यहाँ तक क्रांतिकाल समझ में आ गया। अब जो है जानेंगे क्रांतिकाल एवं अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में संबंध, क्या रिलेशन है उसको जानेंगे। तो यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके कॉपी कर लीजिएगा। इसके बाद जो है हेडिंग बनाना है, क्या बनाएंगे हेडिंग, अनुगमन वेग, जिसको हम लोग अपवाह वेग भी कहते हैं। तो अनुगमन वेग एवं क्रांतिकाल में संबंध, अनुगमन वेग एवं क्रांतिकाल में संबंध। यहाँ पे जो है इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ रिलैक्शन। तो इस तरह से दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इस चीज को यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या मान लिए हैं, E। हम लोग जान रहे हैं विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे दर्शाते हैं, इससे दर्शाते हैं। तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की हो गया। इसके बाद जो है विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, यानी कितना बल लग रहा है इसको जानना है। जैसे यहाँ पे जान रहे हैं चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है और पढ़े विद्युत क्षेत्र में आवेश के कारण निश्चित रूप से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और वो विद्युत क्षेत्र है जो दूसरे आवेश पे निश्चित रूप से बल लगाता है। तो चालक के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और विद्युत क्षेत्र जो है निश्चित रूप से अन्य इलेक्ट्रॉन पे बल लगाएगा। तो यहाँ पे जो बल लगता है वो बल पढ़े हैं F बराबर QE, यानी यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं,
तो क्या पढ़े, F बराबर QE। विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे कि कोई भी आवेश पे जो बल लगता है विद्युत क्षेत्र में, आवेश और विद्युत क्षेत्र का गुना होता है, यानी F बराबर QE। तो F यहाँ पे चालक के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग E से दर्शा दिए और इस पे ऋण आवेश होता है, इसलिए यहाँ पे F बराबर क्या आ गया E, और यहाँ पे E क्या है, विद्युत क्षेत्र है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से आ गया। इसके बाद जो है न्यूटन के दूसरे गति नियम से, यानी क्या लिखेंगे, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के दूसरे गति नियम से क्या पढ़े बताइए। न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल का फॉर्मूला पढ़े हैं, F बराबर क्या होता है, ma होता है। निश्चित रूप से सबको ध्यान में होगा, न्यूटन के सेकेंड लॉ से, दूसरे नियम से हम लोग सभी जान रहे हैं कि बल का फॉर्मूला जो होता है F बराबर ma। तो यहाँ पे जो बल है, इस बल को हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ से क्या लिख सकते हैं, बल को लिख सकते हैं ma। और यहाँ पे जो बल लग रहा है चालक के अंदर, वो किस पे लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्वरण। यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग क्या लिख दिए, E लिखे हैं, इसका मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का त्वरण। क्योंकि बल का फॉर्मूला था F बराबर ma, तो ma जो है, तो m किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का त्वरण। तो F बराबर ma आ गया, और यहाँ पे जिस तरह से E है और फिर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है। यहाँ से अगर त्वरण बोला जाए तो त्वरण क्या होगा, देखिए ध्यान से, त्वरण जो हो जाएगा E हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, बट्टे में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे आ गया। इस तरह से यहाँ पे त्वरण आ गया। अब इसके बाद जो है फ्रॉम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, तो यहाँ पे एक समीकरण पढ़े हैं V बराबर U प्लस AT। ये भी फॉर्मूला सबको याद होगा, V बराबर U प्लस AT फॉर्मूला, ये भी निश्चित रूप से जान रहे हैं, 11th में पढ़े हैं, काइनेमेटिक्स में पढ़े हैं, V बराबर U प्लस AT पढ़े हैं। यहाँ पे इस फॉर्मूला में यहाँ जो V है, V होता है अंतिम वेग और U होता है प्रारंभिक वेग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो वेग है, आप लोग पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन के वेग को ही कहते हैं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग होता है उसको हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। निश्चित रूप से पढ़े हैं कि अनुगमन वेग जो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग होता है। यहाँ पे जो V है, इसके जगह अनुगमन वेग Vd रखेंगे, और इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग क्या रखना है, 0 रखना है। और एक्सेलरेशन, त्वरण तो यहाँ से निकला हुआ है, त्वरण के जगह रखेंगे E रखेंगे, फिर विद्युत क्षेत्र रखेंगे, बट्टे में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे। फिर इसके बाद इस फॉर्मूला में जो T है, इस फॉर्मूला में जो T है, इस T के जगह हम लोग टाइम ऑफ रिलैक्सन यानी क्रांति काल जो क्रमागत संघात के बीच जो औसत समय लगा उसी को रखना है। अब यहाँ पे देखिए, इस फॉर्मूला में जब इस चीज को रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको जो हम इसी साइड लिख देते हैं। यहाँ पे इतना तक तो आ गया, इसके आगे जो है दोनों के बीच जो रिलेशन आएगा उसको हम यहाँ पे दर्शा देते हैं। यानी इस फॉर्मूला में ये सारा चीज पुट करना है। V के जगह रख दिए, Vd रख दिए, यहाँ पे Vd रख दिए। इसके बाद जो है U के जगह तो 0 रख दिए। फिर इसके बाद जो है A के जगह प्लस में A के जगह क्या रख देंगे, E रख दिए। फिर इसके बाद विद्युत क्षेत्र रखे हैं, फिर इसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखे हैं, और T के जगह क्या रख दिए, यहाँ पे क्रांति काल।
रखती है इस तरह से। यहाँ पे अनुगमन वेग है, इसको भी जो वेग है तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या आ गया, Vd जो है ये यहाँ पे माइनस ई हो गया, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्या है, श्रांति काल है, इस तरह से है। और ये जो फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म हम लोग जान रहे हैं, स्केलर फॉर्म में क्या करते हैं कि दोनों तरफ मॉड कर देते हैं, ये मॉड हो गया, फिर यहाँ पे इसमें भी पूरा जो है मॉड लगा दिए, रिजल्ट यानी परिमाण। तो इस तरह से जब मॉड लगा दिए तो यहाँ पे Vd बन गया, और यहाँ जो है माइनस चिन्ह मॉड हटने के बाद माइनस चिन्ह हट जाता है, ई आ गया, बट्टे में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे श्रांति काल है। तो इस तरह से यहाँ पे ये कौन सा फॉर्म हो गया, स्केलर फॉर्म हो गया, यहाँ पे इंटू में है। इस तरह से ये स्केलर फॉर्म आ गया, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्केलर फॉर्म, अदिश रूप। तो यहाँ जो है हमारा टारगेट क्या था, अनुगमन वेग एवं श्रांति काल में संबंध। तो यहाँ पे देखिए अनुगमन वेग Vd जो है वो अनुगमन वेग है, और ये क्या है, श्रांति काल। इस दोनों के बीच जो रिलेशन आया ये यहाँ पे दर्शा दिए, और ये स्केलर फॉर्म है, अदिश रूप है। तो इस तरह से आज जो है माध्य मुक्त पथ पढ़ लिए, श्रांति काल पढ़ लिए, श्रांति काल और अनुगमन वेग में जो रिलेशन है इसका फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ तक उम्मीद है कि समझ गए होइएगा। अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताना है।